अब हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पोस्ट बेनिफिट प्लान्स। हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्लान्स लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट बेनिफिट प्लान्स, यानी जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट के बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको, जो भी आप पीएफ का पैसा आपको मिलता है, ठीक है। ठीक है, आपको जो पीएफ का पैसा मिलता है, ईएसआई वगैरह का पैसा मिलता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, तो ये जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, अब हम उसकी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं कि उसकी अकाउंटिंग हम बुक्स में कैसे करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, यानी आपको जो बेनिफिट है एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉयमेंट के बाद ही मिलेगा। बट क्या है, कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर को करना होता है ड्यूरिंग द सर्विस। ड्यूरिंग द सर्विस जो भी एम्प्लॉयर अपनी सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय अपनी सर्विस दे रहा है, उसी के दौरान उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में, पहला आएगा आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ठीक है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। अब ये होता क्या है, देखो इसमें क्या है, जो भी फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होगा वो पे करना होगा एंटिटी को इनटू अ फंड। फंड मतलब जो भी ईपीएफओ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय एंड विल हैव नो फर्दर ऑब्लिगेशन टू पे एनी अमाउंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी केस। यानी आपको एम्प्लॉयमेंट के बाद कुछ बेनिफिट नहीं पे करना, आप अभी से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते जाओगे एम्प्लॉय के बिहाफ पे इस फंड को, यानी जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट है। आपको पता होगा जो आपका ईपीएफ का एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ का एक्ट है, ईएसआई का एक्ट है, वो एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होता है कुछ कंडीशंस पे कि भाई ये एम्प्लॉयज़ हैं, अगर इनके एम्प्लॉय की जो नंबर्स हैं अगर वो 20 से ज़्यादा है, यानी 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा है आपके, तो आपको पीएफ आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी आपने आपके अपने एम्प्लॉयज़ का पीएफ डिडक्ट करना पड़ेगा, पीएफ जमा कराना पड़ेगा कि पीएफ के आप दायरे में आ जाओगे। ठीक है, तो ये ईपीएफ का एक्ट है हमारा, सेपरेट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का एक्ट है। ठीक है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन आप पे करोगे इसका एक एक्ट है। तो ये आपको ऑब्वियसली ये आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चलता है सारा का सारा, कंट्रीब्यूशन कितना पे करना है, फिक्स परसेंटेज 12%, 3.75% ईएसआई वगैरह। तो ये हम सेपरेट उस एक्ट में पढ़ते हैं, हमें परसेंटेज पे नहीं जाना, हमें कैलकुलेशन पे नहीं जाना, सिर्फ हमें अकाउंटिंग पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपको रफ आइडिया दे दिया, जो भी फिक्स कंट्रीब्यूशन पे करता है एंटिटी यानी एम्प्लॉयर into a fund on behalf of employee and will have no further obligation to pay any amount post employment in any case। यानी एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको कुछ नहीं पे करना, अब अभी कंट्रीब्यूशन पे करते जाओ, एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद उस फंड से वो पैसा विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली वो फंड से विड्रॉ कर लेगा। आपको ड्यूरिंग द ईयर, यानी एम्प्लॉयर को ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन पे करता रहना है। जैसे एग्जाम्पल ईपीएफ और ईएसआई। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है 12%, 3.75%, वो उसको पे करना पड़ता है उस फंड को एम्प्लॉय के बिहाफ पे। ठीक है, और फिर जो भी मंथ वाइज ये पे करना होता है, आपको मंथली पे करना होता है, आप पे करते जाओगे एम्प्लॉयमेंट के दौरान। जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगी, तो वो जो एम्प्लॉय है आपका वो उस फंड से वो पैसा विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, हमें पढ़नी है सिर्फ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पढ़ लेते हैं। देखो भाई, जनरल एंट्री क्या होगी, जब भी आप मंथली बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करोगे तो आप क्या करोगे, पीएफ कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट, पीएल में जाएगा खर्चा, किसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के हेड में। ठीक है, ईएसआई कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट सेम पीएल में जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में, टू पीएफ पेबल टू ईएसआई पेबल। ठीक है, तो ये पीएफ पेबल, ईएसआई पेबल, ये जमा करना है आपको उस फंड को, उस फंड के खाते में जमा कराना है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो भी पीएफ और ईएसआई है उसकी ड्यू डेट होती है आपकी नेक्स्ट ऑफ 15th। यानी जो भी अगर से अप्रैल का अगर पीएफ जमा कराना है तो आपको मई की 15 तारीख तक वो पीएफ जमा कराना पड़ेगा उस फंड में। सेम ईएसआई की भी डेट है, सेम पीएफ की भी डेट है, तो नेक्स्ट ऑफ 15th यानी अगले महीने की 15 तारीख तक आपको पीएफ और ईएसआई का पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने खर्चा तो बुक कर दिया, ठीक है, और टू पीएफ पेबल टू ईएसआई पेबल, ये कैलकुलेशन हम लोग सेपरेट एक्ट में पढ़ते हैं। बेसिक प्लस डीए का फिक्स परसेंटेज होता है एज पर रिस्पेक्टिव एक्ट, वो एक्ट में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमें अभी यहाँ पर इसका ये कैलकुलेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। तो ये हमने खर्चा बुक कर दिया, पीएफ पेबल हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी, ईएसआई पेबल लायबिलिटी क्रिएट कर दी। जब ड्यू डेट आएगी यानी 15 तारीख आएगी या 15 तारीख से पहले पहले हम लोग उसको पे कर देंगे, पीएफ पेबल, ईएसआई पेबल, डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये होगी आपकी पेमेंट। अब एक यहाँ पर इंडियस 19 आप एक ट्रीटमेंट बोलता है कि अगर ये जो लाइबिलिटी है ऊपर बताई गई है, अगर ये पे करनी है आफ्टर 12 मंथ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के बाद पे करनी है, तो लॉन्ग टर्म होगी एक तरह से। ठीक है, तो जैसे 12 महीने के बाद पे करनी बोल रहा है ये, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, तो उस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू पे इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यूजिंग डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट यानी जो भी आपका एक तरह से
डिस्काउंट रेट होता है कि भाई आपको मार्केट में अगर आप कोई पेमेंट, कोई एफडी कराते हो या कोई बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपको कितना % रिटर्न मिलता है, तो वो डिस्काउंट रेट हम लोग ले लेते हैं किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कि भाई इतना रेट अभी मार्केट का चल रहा है ऑन एन एवरेज, मतलब एक रफ रेट हम लेकर चलते हैं, मतलब कोई फिक्स रेट नहीं होता, मतलब हम लेके चलते हैं कि हमें इतना तो इतना % का रिटर्न तो मिलेगा मिलेगा। तो वो डिस्काउंट रेट लेट से 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, 12% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस रेट को लेकर हम लोग उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पर हम उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई प्रेजेंट वैल्यू पे इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अगर 12 महीने के बाद पे करना है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और जो भी होगा फिर आपको इंटरेस्ट बुक करते जाना है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ओवर द पीरियड। फिर आप जैसे ही आप मंथ वाइज फिर आप इंटरेस्ट को चार्ज करते जाओगे, ठीक है। आपने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक कर लिया, पहले तो आपने जो भी, जैसे लेट से 30 लाख की लाइबिलिटी है, वो जैसे लेट से 30 लाख की लाइबिलिटी है जो आपको 12 महीने बाद पे करनी है, यानी 2 साल बाद पे करनी है, ठीक है, 2 साल बाद पे करनी है। तो इस 2 साल बाद पे करनी है तो डिस्काउंट रेट यूज़ करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू बुक कर लो आप। प्रेजेंट वैल्यू लेट से 24 लाख है, ठीक है, 24 लाख की उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो 24 लाख पर जो है आप बुक कर लो आज इसको, ठीक है। 24 लाख पर बुक कर लो खर्चे को टू ईपीएफ पेबल या ईएसआई पेबल। एग्जाम्पल, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि आपको 2 साल बाद पे करना हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लेट से अगर आपको कुछ टाइम बाद पे, 1 साल बाद पे करनी है, यानी 12 महीने के बाद पे करनी है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू में खर्चे को बुक कर दोगे टू पीएफ ईएसआई पेबल। और हर साल फिर जब आप इसको, जो भी इंटरेस्ट रेट से आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है उसी इंटरेस्ट रेट से आप इसको इंटरेस्ट बुक कर दोगे, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएफ पेबल, इंटरेस्ट डेबिट टू पीएफ पेबल, जिससे पीएफ पेबल लास्ट में जब वो कंप्लीट आएगा पीरियड 2 साल, तो वो 30 लाख पर ही पहुंच जाएगा, ठीक है, 30 लाख पर ही पहुंच जाएगा, तो आपको अलग से इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोल दिया अगर अबव लाइबिलिटी इज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट देन इट इज़ टू बी रिकॉग्नाइज एट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डिस्काउंट रेट, और इंटरेस्ट जो है आपको चार्ज करना पड़ेगा ओवर द पीरियड, ठीक है। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट टू पीएफ एबल टू एस एबल एट द एंड ऑफ ईच पीरियड टू अनवाइंड द डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट रेट से आपने प्रेजेंट निकाली है उसी को आप अनवाइंड कर दोगे, आप इंटरेस्ट खर्चा बुक कर दोगे, ठीक है। ये कब है, जब आपको 12 महीने के बाद पे करनी है लाइबिलिटी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। ये तो होगी आपकी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, ईएसआई पीएफ का। अब बात करते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, इसमें आते हैं आपके जो भी ग्रेचुटी होती है, एग्जांपल आपका ग्रेचुटी लेकर के चलो कि जो भी हम ग्रेचुटी पे करते हैं, ठीक है, जो भी ग्रेचुटी पे करते हैं ये आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है। एंटिटी हैज़ टू पे एग्रीड बेनिफिट इन लमसम, जो भी आपको लमसम में पे करना है डायरेक्टली टू द एम्प्लॉइज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी केस। एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको एक ग्रेचुटी का अमाउंट पे करना पड़ता है लमसम में, और ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास एक ग्रेचुटी का एक्ट है सेपरेट, ठीक है। हम ओब्वियसली कैलकुलेशन तो नहीं पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करोगे ग्रेचुटी, हमें ग्रेचुटी का कैलकुलेशन नहीं पढ़ना, वो हम लोग सेपरेटली ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का अलग से पढ़ लेंगे, अभी हमें सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में ग्रेचुटी सबसे प्राइमरी एग्जांपल है हमारे सामने, ठीक है, जो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के बाद लमसम अमाउंट, ठीक है। इट इज़ रिकग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर फॉर विच बेनिफिट विल बी पेड आफ्टर हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी ये आपको रिकग्नाइज करना ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय इसको रिकग्नाइज करता रहता है ओवर द पीरियड, पर जो बेनिफिट है वो जो पे होगा वो बेनिफिट आपको एम्प्लॉयमेंट के बाद पे होगा, ठीक है। ये आपको ड्यूरिंग द ईयर आपको हर साल जो है आपको ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपकी होती जाएगी, मतलब आपको बुक करते रहनी है, और जब एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होगा तो ये आपको पे कर देनी है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन मतलब जो भी ग्रेचुटी आपको पे करनी होगी एम्प्लॉयमेंट के बाद, यानी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयज़ को, तो कैसे आप क्या स्टेप रहेगा। सबसे पहले तो देखो, टोटल बेनिफिट इज़ टू बी पेड, इट इज़ टू बी पेड टू एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको कितना बेनिफिट पे करना होगा आपके एम्प्लॉय को, ठीक है, वो आएगा बेनिफिट का परसेंटेज, जो भी हमारा रिस्पेक्टिव एक्ट है ग्रेचुटी का वो बताएगा, एक्सपेक्टेड फाइनल सैलरी पर एनम, एंड नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, कितने नंबर ऑफ ईयर सर्विस उसने हमें सर्व करी है एम्प्लॉय ने, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना बेनिफिट पे करना है, ठीक है। लेट्स से मैं लेके चलता हूँ
50 लाख का पे करना है, 50 लाख पे करना है। तो ये नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ सर्विस, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एस्टिमेशन होता है कि हम लेके चलते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ 10 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, 50 साल काम करेंगे, या सॉरी 50 तो नहीं हो सकता, मतलब 20-25 साल या 30 साल काम करेंगे। तो ये हम एक एस्टिमेशन बेसिस पे चलते हैं कि 25 साल की सर्विस देंगे हमें, एक्सपेक्टेड फाइनल सैलरी इतनी होगी, ये सब एस्टिमेशन बेसिस पे चल रहा है हमारा मामला, और बेनिफिट का परसेंटेज इतना होगा। तो मैं लेके चलूँगा कि मुझे कितना बेनिफिट पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के बाद अपने एम्प्लॉय को, तो वो मैंने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो बेनिफिट, अब हमें क्या करना है, उस बेनिफिट को एट्रीब्यूट करना है ईच ईयर ऑफ सर्विस। तो हर, क्योंकि खर्चा मुझे हर साल बुक करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी बेनिफिट है, लेट से मुझे 20 साल बाद पे करना है या 25 साल बाद पे करना है, तो 25 साल बाद पे मुझे लेट से 80 लाख रुपए पे करना है ग्रेचुइटी का। अब वो 80 लाख मुझे 20 साल बाद पे करना है, तो मुझे वो हर साल का खर्चा कितना होगा वो निकालना पड़ेगा कि मुझे हर साल कितना कितना खर्चा होगा। तो मैं हर साल उसको रिकग्नाइज करूँगा, उस खर्चे को, उस बेनिफिट को। तो बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू ईच ईयर ऑफ सर्विसेज, टोटल बेनिफिट जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, ठीक है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ सर्विस कितनी होगी उस एम्प्लॉय की, उसके अकॉर्डिंग। अभी हम एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेट्स से 20 साल की वो सर्विस देगा, तो 20 साल की सर्विस देगा, वो आ जाएगा 20 डिवाइड बाय मुझे कितना पे करना है, लेट्स से 60 लाख रुपीज़ पे करना है, ठीक है। तो मैं पर ईयर का मुझे निकल आएगा कितना मेरा बेनिफिट उसका हर साल का होगा, ठीक है, तो निकल आएगा, तो पर ईयर का निकल आएगा। तो आप क्या करोगे, करंट ईयर की सर्विस कॉस्ट जो भी होगी डिफाइंड बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में बुक कर लोगे, यानी ग्रेचुइटी एक्सपेंस बोले तो, ग्रेचुइटी एक्सपेंस एट ईच ईयर एंड पे आप प्रेजेंट वैल्यू पे इसको बुक कर लोगे, यानी आपको यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू बुक करना होगा। जैसे 50 लाख रुपीज़ या 60 लाख रुपीज़ आपको 20 साल बाद पे करने हैं, तो उस 60 लाख की आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूजिंग डिस्काउंट रेट। आप डिस्काउंट रेट कोई सा भी ले लो जो भी आपको सूटेबल है कि इतना डिस्काउंट रेट चल रहा है मार्केट में, उससे इस 60 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ आज, ठीक है, कि हर साल आपको कितना कितना बुक करना पड़ेगा खर्चा, ठीक है। उतने से आप करंट ईयर की सर्विस कॉस्ट बुक कर दो टू डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। और उस जो डिस्काउंट रेट आपने यूज़ किया है उसको अनवाइंड करने के लिए आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी बुक कर लो उस ईयर में, ईच ईयर में, ठीक है। तो करंट ईयर सर्विस सेपरेट बुक होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट सेपरेट बुक होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो भी ओपनिंग डीबीओ होगा आपका इनटू डिस्काउंट रेट, आप उससे कैलकुलेट कर लोगे इस साल इतना इंटरेस्ट बुक हुआ। तो हर साल क्या क्या बुक होगा खर्चा, करंट ईयर सर्विस बुक होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट बुक होगी, तो डीबीओ आपका बढ़ता जाएगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब ईयर एंड पे क्या करोगे, ईयर एंड पे आप लोग एक्चुअरी की रिपोर्ट मंगाते हो, आपको पता ही होगा, एक्चुरियल का सर्टिफिकेट मंगाते हो। तो एक्चुरी अपनी कुछ एजम्पशंस लगाता है कि भाई कितना आपको आगे जा कर के डिफाइन बेनिफिट, आपको अपना ग्रेचुइटी पे करना पड़ेगा या कम पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो आपकी ग्रेचुइटी के लिए आपकी जो एक्चुरी है उसकी कैलकुलेशन होगी। तो एक्चुरी का जो सर्टिफिकेट आएगा, अब एक्चुरी मुझे बताएगा कि मेरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना होगा। लेट्स से अगर एक्चुरी बोलता है कि भाई आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इंक्रीज़ होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अगर 30 लाख की लायबिलिटी बताई थी, मेरी बुक्स में 30 लाख शो कर रहा है, ठीक है, बट जो मेरा एक्चुअली है वो कह रहा है भाई आपको 35 लाख की लायबिलिटी होगी इस साल। उसने अपना जो है सर्टिफिकेट में 35 लाख दिखाया कि 35 लाख पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है 5 लाख से इंक्रीज़ हो गया। अभी जो 5 लाख इंक्रीज़ हुआ है, मेरा जो एस्टिमेशन था वो 30 लाख का था, बट एक्चुअली ने मुझे बोला कि 35 लाख पे करना पड़ेगा आपको, तो 5 लाख से ये इंक्रीज़ हो गया, तो ये 5 लाख मेरा एक्चुअल लॉस बुक हो जाएगा, एक्चुअल लॉस डेबिट टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 5 लाख से। और ये एक्चुअल जो लॉस है ये मेरा ओसीए में जाएगा। यहाँ मेरा पता है आपको, भाई जो आपकी कॉम्प्रहेंसिव इनकम होती है टोटल, उसमें पीएल आइटम्स होते हैं, उसके बाद हम ओसीआई होता है, ठीक है। तो पीएल और ओसीआई, तो जो मेरा करंट ईयर सर्विस कॉस्ट है वो तो पीएल में जाते हैं, पीएल में जाएगा, और इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस हम अनवाइंड करते हैं वो भी पीएल में जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में। और जो एक्चुअल लॉस है वो हमारा ओसीआई में जाता है, ठीक है, एक्चुअल लॉस वो ओसीआई के अंदर जाता है। तो एक्चुअल लॉस डेबिट टू डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन। सेम अगर दूसरा हम लोग सिचुएशन लें कि अगर हमारा जो एक्चुअली है वो बोलता है आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कम होने वाला है, यानी 30 लाख तो मैंने एस्टिमेट किया था, वो कहता है भाई नहीं 28 लाख ही होगा, तो 2 लाख का यहाँ पर मेरे को गेन हो गया, तो मैं क्या करूँगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 2 लाख से डेबिट कर दूंगा और एक्चुअल गेन यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगा, तो ये मेरा ओसीए में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक्चुअल गेन और लॉस इस तरह से मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहले टोटल बेनिफिट निकाल लूँगा कितना मुझे पे करना है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस में एट्रीब्यूट कर दूंगा, ईच ईयर कितना मुझे एट्रीब्यूट होगा वो निकाल लूँगा। हर ईयर में करंट ईयर सर्विस बुक कर लूँगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके, और